नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। यह इसका 5वां पार्ट है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियाँ पढ़ रहे थे, रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी, यानी किस प्रकार भूगोल में नई प्रवृत्तियों का विकास क्रमानुसार होता रहा है। तो हमने प्रारंभ किया था प्रत्यक्षवाद से। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। तो प्रत्यक्षवाद में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार प्रत्यक्षवाद का उद्भव है। वह आदर्शवाद की जो विचारधारा थी उसके विपरीत विचारधारा के रूप में हुआ था, और अगस्त क्रांति इसके प्रमुख जो प्रयोगकर्ता थे, यानी इसका प्रारंभ अगस्त क्रांति ने इस विचारधारा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। यह जो विचारधारा है यह वास्तविक एवं मानसिक है। वास्तविक एवं मानसिक जो चीजें हैं उनके ऊपर यह प्रत्यक्ष जो चीजें हैं उनके ऊपर यह ज्यादा विश्वास करती है, यानी वस्तुनिष्ठ है। इस विचारधारा का मानना है कि जो ज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और जो तथ्य वास्तविक हैं उन्हीं को ज्ञान का आधार मानना चाहिए। यानी विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ना ही प्रत्यक्षवाद है। और हम इसमें पढ़ रहे थे प्रत्यक्षवाद के जो मूल सिद्धांत हैं या मूल मान्यताएं हैं उनके बारे में। हमने दो मान्यताएं पढ़ी थी। प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं या इसके आधार या सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, यानी प्रत्यक्षवाद है वो किन चीजों के ऊपर आधारित है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्षवाद यह मानता है कि ज्ञान है वह मूल्य निरपेक्ष है, यानी मूल्य आधारित होता है ज्ञान। तो ज्ञान मूल्य निरपेक्ष है, सबसे पहले यह विचारधारा थी। इसमें जो मानवीय तथ्य हैं, यानी प्रजाति है, मानव की जो परंपराएं हैं, सामाजिक जो परंपराएं हैं, इसके अतिरिक्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जो मानवीय मूल्य हैं उनका इसमें कोई स्थान नहीं है। जो ज्ञान है वह कैसा है, वस्तुनिष्ठ है, यानी वस्तु पर आधारित ज्ञान है, और वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे, यानी प्रत्यक्ष रूप से जिसे प्राप्त किया जा सकता है, विवेक से जिसे प्राप्त किया जा सकता है, उसी को ज्ञान मानता है प्रत्यक्षवाद। दूसरी जो अवधारणा थी वो हमने पढ़ी थी कि प्रत्यक्षवाद है वह सिद्धांत एवं परिकल्पना का अंतर स्पष्ट करता है, सिद्धांत और परिकल्पना को अलग अलग करने की बात करता है। क्योंकि परिकल्पना है वह पूर्व जो आधारित, पूर्व से जो निर्धारित बातें हैं उनके ऊपर आधारित होती है, उन्हीं से निःशर्त होती है, यानी पूर्व निर्धारित जो कल्पनाएं हैं उनके ऊपर आधारित होती है परिकल्पना। और परिकल्पना का प्रत्यक्ष अनुभव किससे होता है, सत्यापन जो होता है वो किससे होता है, प्रत्यक्ष अनुभव से। यानी कोई भी परिकल्पना है उसका सत्यापन किससे होता है, प्रत्यक्ष अनुभव। हम किसी चीज का करते हैं तो उससे उस परिकल्पना का सत्यापन होता है। इसके बाद यह विचारधारा क्या कहती है कि कोई भी परिकल्पना यदि सिद्धांत से उत्पन्न नहीं है तो वह व्यर्थ है। यानी परिकल्पना अगर सिद्धांत से उत्पन्न नहीं होती, किसी सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना नहीं होती है, तो उसे क्या माना गया है, व्यर्थ माना गया है, उस ज्ञान को व्यर्थ माना गया है। तो ये दो हमने इसके मान्यताएं पढ़ ली थी। जो तीसरी मान्यता है वह यह कहती है कि सभी जो विज्ञान है उनकी अध्ययन विधि समान होनी चाहिए। सभी विज्ञानों की अध्ययन विधि समान होनी चाहिए। किसी विधि तंत्र पर किसी भी विधि तंत्र पर किसी एक विज्ञान का अधिकार नहीं होता।
यानी सभी विज्ञानों की अध्ययन विधि है वह समान होनी चाहिए। किसी विधि तंत्र पर किसी एक विज्ञान का एकाधिकार या अधिकार नहीं होता, यानी किसी भी विधि तंत्र के ऊपर कोई भी विज्ञान है वह एकाधिकार नहीं रखता। जिस प्रकार यदि किसी विज्ञान में भ्रमण विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो सभी विज्ञानों में भ्रमण विधि के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, यानी किसी एक प्राकृतिक विज्ञान का उसके ऊपर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक विज्ञान या अन्य विज्ञानों में भी उस विधि को अपनाया जा सकता है। यानी किसी भी एक विधि के ऊपर किसी भी एक विज्ञान का अधिकार नहीं होता, सभी विषयों में उस सभी विज्ञानों में उस विधि को अपनाया जाना चाहिए, यानी समान विधि से सभी विज्ञानों का अध्ययन करना चाहिए। यानी अलग अलग कोई भी एक विज्ञान के लिए कोई विशेष विधि नहीं हो सकती, सभी विज्ञानों के लिए विधियां समान होनी चाहिए, एकाधिकार किसी भी विषय का किसी विधि पर नहीं होता। तो इस प्रकार तीसरी विचारधारा कहती है कि सभी विज्ञानों का अध्ययन है वो समान विधि से किया जाना चाहिए, समान विधि होनी चाहिए। चौथी विचारधारा क्या कहती है कि किसी भी विज्ञान की जो समस्त शाखाएं होती हैं, जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल की विभिन्न शाखाएं होती हैं, तो वो एक ही विषय में समिष्ट होती हैं, यानी उनकी समष्टि है वो एक ही विषय में होती है, वो एक ही विषय से निकली हुई होती हैं। यानी सभी विज्ञानों की अनेक शाखाएं, सभी विज्ञानों की अनेक शाखाएं या किसी विज्ञान की समस्त शाखाएं समेकित विज्ञान है। किसी विज्ञान की अनेक शाखाएं समेकित विज्ञान है। यानी किसी भी विज्ञान की अनेक शाखाएं होती हैं, जैसे भूगोल की अनेक शाखाएं हैं, भूगोल में हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, मानव भूगोल पढ़ते हैं, उसमें फिर हम और शाखाओं में चले जाते हैं, कृषि भूगोल पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, राजनीतिक भूगोल भी पढ़ते हैं, सांस्कृतिक भूगोल भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार इसकी अनेक शाखाएं हैं। तो इसी प्रकार भूगोल की सभी शाखाएं भी एक ही समष्टि के अंग हैं। भूगोल की सभी शाखाएं एक ही समष्टि के अंग हैं। यानी जो विषय होता है वह क्या होता है, समेकित होता है, उसकी विभिन्न शाखाएं हैं, उसी से निकली है, इसलिए उसका आधार क्या है, वही विषय है। इसलिए जो सभी विज्ञान हैं उनकी समस्त शाखाएं क्या होती हैं, समेकित होती हैं, यानी एक विषय की जो अलग अलग शाखाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, वह समेकित है। इसलिए उसका अध्ययन एक समेकित विज्ञान के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले वह एक विषय के रूप में था, फिर जैसे जैसे उसका विकास हुआ, जैसे जैसे उसकी विषय वस्तु में परिवर्तन आया, उसकी विभिन्न शाखाएं बन गई। जैसे मैंने आपको बताया भूगोल की विभिन्न शाखाएं, लेकिन वास्तव में वो अंग किसका है, भूगोल का ही अंग है, एक ही समष्टि का वो अंग है, वो अलग अलग नहीं है। तो ये थी चौथा सिद्धांत था। पांचवा जो सिद्धांत है वह क्या कहता है कि सभी जो तथ्य हैं वो वैज्ञानिक हैं। यानी प्रत्यक्षवाद जो है वो तथ्यों पर सबसे ज्यादा जोर देता है। तो सभी वैज्ञानिक तथ्य जो है वो प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए। सभी वैज्ञानिक तथ्य प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए। यानी जो भी वैज्ञानिक तथ्य है हम देखते हैं विभिन्न, जैसे कि प्रत्यक्षवाद तथ्य पर सर्वाधिक बल देता है, तो जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं
यानी कोई भी हम किसी भी विचारधारा, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई भी विचार अपना देते हैं, कोई भी तर्क अगर देते हैं, तो वह प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा सत्यापित होना चाहिए। यानी पूर्व आधारित जो कल्पनाएं होती हैं उनके ऊपर आधारित अगर है विज्ञान, तो उसको हम अवलोकन, प्रत्यक्ष अवलोकन यानी जाकर के उस चीज़ को हम देखें। जब तक हम अपने नेत्रों से उस चीज़ को देख नहीं लें, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लें, उसको सत्यापित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षवाद क्या मानता है? प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा ही सत्यापित किया जा सकता है। यानी उस तथ्य को हम जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव उसका करते हैं या प्रत्यक्ष अवलोकन जब उसका करते हैं, तो फिर उस तथ्य को सत्यापित किया जाना चाहिए। यानी कोई भी वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया जाता है तो उसको प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा सत्यापित करना चाहिए, न कि किसी पूर्व धारणा के आधार पर उसको सत्यापित किया जाए। इस प्रकार ये पांचवा हो गया। छठा जो आधार है या छठी जो मान्यता है वह यह कि सभी वैज्ञानिक तथ्य सार्वभौमिक, सभी वैज्ञानिक तथ्य सार्वभौमिक व सर्वकालिक होने चाहिए। तो सभी जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो सारे के सार्वभौमिक, यानी सभी जगह पर वो उपलब्ध होने चाहिए और सभी समय में, सर्वकालिक यानी समय के जितने भी चक्र हैं, जितना भी समय व्यतीत होता है उनमें सभी में उपलब्ध होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि समय के विशेष अंश में वो उपलब्धि ना हो या कोई ऐसा क्षेत्र विशेष जिसमें वो उपलब्ध ही ना हो या उनकी जो वैधता है वो समाप्त हो जाती हो, वो वैध नहीं रहते हों। उसी प्रकार सिद्धांत सभी क्षेत्रों के लिए सार्थक एवं सक्षम भी होना चाहिए। यानी सभी वैज्ञानिक तथ्य वो सार्वभौमिक और सर्वकालिक होने चाहिए। तो इसी प्रकार जो सभी सिद्धांत हैं, यानी तथ्यों पर आधारित जो सिद्धांत होते हैं, वो सार्थक होने चाहिए। जिस प्रकार सभी वैज्ञानिक तथ्य हैं वो सार्वभौमिक होंगे, यानी किसी भी चीज के बारे में अगर वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया जाता है तो वो सभी जगह पर उपलब्ध होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए और वह सर्वकालिक, यानी सभी समय के सभी अंशों में, सभी जो काल है उनमें वो उपलब्ध होना चाहिए, यानी सर्वकालिक होना चाहिए। उसी प्रकार सिद्धांत क्या है? सभी जो क्षेत्र है, यानी सिद्धांत क्या होना चाहिए? सार्थक। और किसके लिए? सभी क्षेत्रों के लिए। अर्थात हमने कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया किसी चीज के विषय में, जैसे मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक प्रदेश का वर्णन करते हुए जलवायु की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन किया कि जहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है वहाँ पर जो वनस्पति है वो शीतोष्ण या शीत वनस्पति पाई जाती है। तो शीत वनस्पति में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके ऊपर जो, यानी शीत वनस्पति पर जो नियम लागू होते हैं वो क्या होने चाहिए? ये तथ्य भी सार्वभौमिक, यानी सभी जगह पर मिलने चाहिए, सभी समयों में मिलने चाहिए। और ये जो सिद्धांत इन तथ्यों पर आधारित होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सार्थक। और सार्थक किसके लिए होने चाहिए? सभी क्षेत्रों के लिए। यानी कोई भी सिद्धांत किसी भी काल विशेष में प्रस्तुत किया जाता है वह सभी कालों में मान्य होना चाहिए और सभी क्षेत्रों के लिए वह सार्थक भी होना चाहिए। ये नहीं किसी एक क्षेत्र विशेष में वह परिस्थितियां लागू होती हैं और दूसरे क्षेत्र विशेष में जाने पर वो परिस्थितियां वह बदल जाती हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह सिद्धांत है वो सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। तो ये प्रत्यक्षवाद की छठी मान्यता है। अब सातवीं जो मान्यता है वह क्या है? ज्ञान का कोई प्राभौतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान का कोई प्राभौतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
यानी ज्ञान के जो उद्देश्य है वो सारे स्पष्ट होने चाहिए, प्राभौतिक कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति मूल्य निरपेक्ष होनी चाहिए। तो सातवीं मान्यता कहती है कि ज्ञान का कोई प्राभौतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान के जो उद्देश्य है वो स्पष्ट एवं सार्थक होने चाहिए। तो ये 7 मान्यताएं होगी। इसके आगे हम देखते हैं 8वीं जो मान्यता है उसके बारे में। अब प्रत्यक्षवाद की जो 8वीं मान्यता है, 8वीं मान्यता यह कहती है कि ज्ञान अमूर्त, सैद्धांतिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव दोनों पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान है वह अमूर्त, सैद्धांतिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव यानी ज्ञान है वह अमूर्त एवं सिद्धांतिक, यानी किसी सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। अमूर्त यानी किसी भी क्षेत्र में उसको सामने हो, उसके अलावा भी हम उसको क्या है न सामने होते हुए भी उसको प्रत्यक्ष में देखा है, इसलिए ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसको अगर हम सामने न हो तो भी उसके बारे में कल्पना कर सके। यानी हमेशा ऐसा नहीं हो कि वस्तु आपके सामने होगी और तभी आप उसके बारे में कुछ जान सकेंगे। यानी एक बार आपने उसका प्रत्यक्ष अवलोकन किया तो उसको क्या है आप स्पष्ट समझ जाते हैं उसके बारे में। तो ज्ञान अमूर्त होना चाहिए और सिद्धांतिक होना चाहिए, यानी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और प्रत्यक्ष अनुभव, ये तो मुख्य बात है। जो प्रत्यक्षवाद है वो सबसे ज्यादा किस पर बल देता है? प्रत्यक्ष अनुभव पर। यानी वैज्ञानिक जो सिद्धांत है, जो वैज्ञानिक विज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का ये कार्य करता है। यानी प्रत्यक्षवाद क्या करता है? प्रत्यक्ष अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को सबसे अच्छा मानता है। यानी विशेषतर किसी भी चीज को देख करके उसका अवलोकन करके हम उसका ज्ञान प्राप्त करें, उसी ज्ञान पर ये बल देता है, प्रत्यक्ष अनुभव पर यह बल देता है। अगस्त कांत ने क्या बताया कि विज्ञान के, किसी भी विज्ञान के अध्ययन के 3 आधार होते हैं। एक तो कि सबसे पहले जो प्रथम अवस्था होती है उसमें तत्वों का वर्णन किसके अनुसार किया जाता है? ईश्वरीय इच्छा के अनुसार। ईश्वरीय इच्छा के अनुसार तत्वों का वर्णन किया जाता है। यानी सर्वप्रथम जो तत्व जिसका हम अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन किससे प्रारंभ होता है? ईश्वरीय इच्छा से प्रारंभ होता है, ऐसी मान्यता रही। दूसरी जो बात है वो क्या कहता है कि पहले ईश्वरीय इच्छा के आधार पर हम किसी भी चीज का वर्णन प्रारंभ करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और फिर उसको उसकी कल्पना मूलक व्याख्या करते हैं। यानी ईश्वरीय इच्छा से किसी तत्व का चुनाव किया हमने और उसकी कल्पना मूलक हमने उसका वर्णन या व्याख्या कर दी। यानी ईश्वरीय इच्छा से किसी तत्व को चुना, कल्पना मूलक हमने उसका वर्णन कर दिया। अब तीसरी जो बात आती है वो फिर कहा जाती है प्रत्यक्ष अनुभव पर। यानी जब हमने कल्पना मूलक कोई भी वर्णन या व्याख्या किया, जिस प्रकार क्या है जो गणितीय आकृति सबसे जो पूर्ण मानी जाती है वो वर्त है, उसी आधार पर क्या मान लिया गया कि सभी ग्रह नक्षत्र है वो वर्ताकार में गमन करते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके चारों घूमते हैं। तो संपूर्ण जो एक पूर्ण ज्यामितीय आकृति है वह क्या है? वर्त है। और इसी वर्त को पूर्ण मान लिया गया। पूर्ण मानने के जो पूर्ण है इसीलिए इसको क्या है? कल्पना का आधार मान लिया गया। सभी जो ग्रह है वो एक वर्ताकार पथ पर गमन करते हैं, सभी ग्रह नक्षत्र। तो उसके बाद तीसरी जो बात आती है वह क्या है? सकारात्मक व्याख्या की होती है। तीसरी बात क्या है? सकारात्मक व्याख्या। यानी यहां तक हमने ईश्वरीय इच्छा और कल्पना मूलक जो व्याख्याएं की हैं उसको सकारात्मक बनाने का कार्य है। और वो सकारात्मक कैसे बनेगी? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, सिद्धांतों द्वारा, प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा, तथ्यों पर के अवलोकन के द्वारा। तो इस प्रकार ये क्या है? जैसे हमने
प्रारंभ में ईश्वरीय इच्छा से तत्वों का वर्णन किया, फिर कल्पनामूलक वर्णन उसका हमने कर दिया, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको वर्त का। और उसके बाद क्या है, जो हमने तीसरी अवस्था में उसकी सकारात्मक व्याख्या की। अब इसके बाद सकारात्मक व्याख्या में क्या होता है कि जो हमने कल्पनामूलक जो ज्ञान प्राप्त किया उसको प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जो प्रकृति से संबंध स्थापित करने की बात आती है, यानी वास्तविकता क्या है, जो हमने कल्पनामूलक ज्ञान प्राप्त किया है उसको सकारात्मक यानी प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ना। तो इस प्रकार ये तीसरा स्तर जो आ जाता है वो किस पर आ जाता है, प्रत्यक्षवाद पर। ये 8 मान्यताएं थी प्रत्यक्षवाद की। अब इसके बाद प्रत्यक्षवादी जो क्या होते हैं वो पराधिकारी के विरुद्ध होते हैं। प्रत्यक्षवादी प्रत्यक्षवाद जो है वो पराधिकारी के विरुद्ध है, यानी यह पराधिकारी को स्वीकार नहीं करता। यानी प्रत्यक्षवादियों का मानना क्या है कि हमें किसी पराधिकारी को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह पराधिकारी है, यानी सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा है, इसलिए उसको हमें स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। हमें उसको तथ्यों के अवलोकन के आधार पर स्वीकार करना चाहिए, यानी जो बात सही है उसको स्वीकार करो। तो पराधिकारी अगर कोई बात हमें सुझाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात सही है, अगर तथ्यों के ऊपर उसका स्पष्टीकरण होता है तो उसको हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। यानी पराधिकारों को वैज्ञानिक परिमाण के ऊपर ही स्वीकार करेंगे। ये वैज्ञानिक प्रमाण या तथ्य अवलोकन को स्वीकार करते हैं। यानी ये वैज्ञानिक प्रमाण अगर पराधिकारी यानी पहले से जो बात स्थापित है उसको तभी स्वीकार करेंगे जब उसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिले या फिर तथ्य का अवलोकन करें। तो इस प्रकार जो प्रत्यक्षवादी है वो पराधिकारी के विरुद्ध है। ये जो प्रत्यक्षवादी है इनका मानना है कि सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका तकनीकी समाधान संभव है, यानी किसी भी तकनीक के माध्यम से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्याओं के तकनीकी समाधान संभव मानते हैं, सभी प्रकार की समस्याओं के तकनीकी समाधान है वो संभव है। और ये क्या कहते हैं कि तथ्य को कैसा होना चाहिए, इस पर बल नहीं देते हैं। तथ्य को कैसा होना चाहिए, इस पर बल न देते हुए ये क्या कहते हैं, तथ्य वर्तमान में कैसा है। तो इसको मुख्य नहीं मानते हुए इसको सही मानते हैं कि तथ्य को कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वह तो किस पर आधारित हो गया, कल्पना पर आधारित हो गया, संभावना पर आधारित हो गया, लेकिन वर्तमान में या वास्तव में तथ्य कैसा है उसके ऊपर ये क्या है, बल देते हैं। और अनुसंधान से इसके ज्ञान के बाद जो हमारा निर्णय है वो प्रभावित होता है, यानी तथ्य वर्तमान में कैसा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अनुसंधान। उसके बाद कैसा है यह जो हमारा निर्णय है वो प्रभावित होगा। यानी वर्तमान में तथ्य कैसा है उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, फिर हमारा निर्णय है वो प्रभावित होगा। तथ्य के बारे में जो हमारी विचारधारा है वह प्रभावित होगी। तो ये जो मुख्य आधार थे प्रत्यक्षवाद के, और प्रत्यक्षवाद की जो विचारधारा है वो 1950-60 के दशक में सर्वाधिक प्रचलित थी। धीरे धीरे इसकी मान्यताएं हैं वो कम होती चली गई, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाना संभव नहीं है। यह क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरी जो इसकी आलोचना हुई कि सभी विज्ञानों को एक ही विधि तंत्र से पढ़ना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। सामाजिक विज्ञान में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है।
तो मनुष्य की तुलना में वो क्या है, अलग वस्तुएं हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और वह अपने आप में और अपने आसपास के वातावरण में अपनी सोचने समझने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा परिवर्तन करता रहता है। तो इसकी तुलना पशु पक्षियों या पेड़ पौधों से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार के धीरे धीरे प्रत्यक्षवाद की जो मान्यता है वह कम हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्यक्षवाद जो है उसका मूल जो बिंदु था वह था विज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर स्थापित करना, यानी ज्ञान कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए। तो यह था प्रत्यक्षवाद। अगली क्लास में हम एक नई विचारधारा के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।